नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के पहले फेज का जो नामांकन होना है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार जो हैं वो अपने नामांकन भरेंगे और जो जानकारी हमारे पास है 27 अगस्त तक जो है वो नामांकन यहां पर भरे जा सकते हैं और 28 अगस्त को उन नामांकन की जांच होगी, यानी कि जो पर्चा भरा जाएगा उसकी जांच होगी। 30 अगस्त तक नामांकन अपना वापस लेने की डेट रखी गई है और 18 सितंबर को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के चलते ये एक बड़ी खबर कि पहले फेज के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मेरे साथ दीपक खजूरिया मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। पहले उनके पास चलते हैं कि कौन कौन से विधानसभा हैं, जो 24 विधानसभा है जहां की अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखिए पवन जी, सबसे पहले तो कि जो आज ऑफिशियल शुरुआत होती है जो चुनावों की वो आज से हो गई है, क्योंकि पहली नोटिफिकेशन आज निकल गई है और ये 24 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होंगे। 20 को अधिसूचना जारी हुई है और पहले चरण के लिए 27 अगस्त तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे, यानी कि 7 दिनों का समय है। 28 को पर्चों की जांच होगी और 30 तक नाम वापस ले सकते हैं। 18 सितंबर बुधवार को वोट डाले जाएंगे इन सभी उस पर। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाके हैं जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो हम आपको बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि आखिर उसमें वर्चस्व किसका जो है दांव पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सीधा सीधा मुकाबला इन सीटों पर अधिकतर देखा जा रहा है। मगर आज भी एक बात बिल्कुल साफ है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, और मुफ्ती और अब्दुल्ला की जो पुरानी एक राजनीतिक जंग हम कह सकते हैं जो चलती आ रही थी, उसका जो स्ट्रॉन्ग बैटल फील्ड था वो साउथ कश्मीर ही था। और साउथ कश्मीर की अधिकतर सीटों पर चुनाव पहले चरण में 18 सितंबर को होंगे, जिसके लिए आज नोटिफिकेशन निकल गई है। तो पीडीपी के लिए जितना भी जोर इन चुनावों में लगाया जाना है वो इन्हीं सीटों पर लगाया जाना है। और ये सीटें हैं पुलवामा का पंपोर इलाका कॉन्स्टिट्यूंसी, त्राल, राजपुरा, अनंतनाग का डोरू। और डोरू में मैं आपको बता दूं कि डोरू में कांग्रेस की भी साख दाव पर है, क्योंकि डोरू से कांग्रेस के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर का जो है गढ़ है, वहीं से वो जीतकर मंत्री भी बने थे और वहीं से वो एक बार चुनाव हारे भी हैं। कोकरनाग है, कोकरनाग से भी फिर हम अगर ये बात करें तो कोकरनाग भी बीजेपी के कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ उनके एक और पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट जो पीरजादा मोहम्मद सैयद थे वो जीतते रहे हैं, 2 बार जीते, मंत्री भी रहे। अनंतनाग की सीट, अनंतनाग पश्चिम, इस बार 2 सीटें हो गई हैं, अनंतनाग पश्चिम और अनंतनाग। फिर आ जाता है बीज बिहाड़ा। तो बीज बिहाड़ा इन चुनावों में सबसे इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को इस बार वहां पर ला सकती है, क्योंकि महबूबा ने पहले बोला था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अब हो सकता है वो भी लड़े, लेकिन जो उसकी बेटी है इल्तिजा मुफ्ती वो अपना कैरियर शुरू करेगी बीज बिहाड़ा से। बीज बिहाड़ा जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सैयद का घर भी है खुद का, वहां से चुनाव भी लड़ते रहे हैं। और जब जब मुफ्ती वहां से चुनाव नहीं लड़े तो अपने सबसे करीबी सिपह सलार को वहां से लड़ाते रहे। तो बीज बिहाड़ा, फिर उसके बाद शंगस, पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा स्ट्रांग होल्ड रहा है, 2 बार उनके विधायक रहे हैं। फिर आ जाती है शोपियां वही सीट है जहां से पहली बार महबूबा मुफ्ती खुद विधानसभा में आई थी, क्योंकि इससे पहले वो अनंतनाग से एमपी हुआ करती थी, फिर शोपियां से आई। फिर आ जाता है जैनपोरा और कुलगाम का डीएचपोरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, कुलगाम का देवसर। अब आ जाते हैं हम जम्मू की तरफ, पीर पंचाल के इस तरफ। तो पीर पंचाल के इस तरफ भी साख बीजेपी और कांग्रेस की लगी रहेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाला पीर पंचाल रेंज जो है वहां पर चुनाव पहली नोटिफिकेशन के हिसाब से है। रामबन की रामबन सीट और बनिहाल में फिर कांग्रेस के एक और पूर्व प्रधान जो अभी पूर्व हुए हैं 4 दिन पहले, विकार रसूल वानी। हालांकि उनका स्ट्रॉन्ग गढ़ है, मगर विकार रसूल वानी को क्या सीट मिलती है वहीं से, और अगर मिलती है तो वो जीतते हैं, क्योंकि जिस तरह 2 दिन से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ है, तो ये भी बहुत देखना अहम होगा। और दूसरी ओर बीजेपी बनिहाल से किसको उतारती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामबन सीट को क्या बीजेपी रिटेन कर पाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर किश्तवाड़ चलते हैं, तो किश्तवाड़ का इंद्रवल जो गढ़ माना, अगर हम डोडा चिनाब वैली की बात करते हैं, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, और इसमें साथ है डोडा पश्चिम और पाडर,
ये जितने भी इलाके हैं ये भाजपा के गढ़ रहे हैं, जहां पर शक्तिराज परिहार जीते, दिलीप परिहार जीते, सुनील शर्मा जीते। हालांकि जो एक और सीट थी इंद्रवाल की, वहां पर नेक टू नेक फाइट हुई थी, लेकिन वहां पर वो जीत में, लेकिन 3 विधायक इनके इस डिस्ट्रिक्ट से जीते, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से जीते हुए हैं। इस बार जो अभी जो अधिसूचना है उसके तहत क्या पलड़ा रहेगा वहां? देखिए साफ सी बात है, जिनकी हम बात कर रहे हैं जो जीत के आए थे, ये बात 2014 की थी। 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों के बीच में जब डीडीसी चुनाव हुए तो शक्तिराज परिहार जैसे पूर्व मंत्री जो बहुत स्ट्रांग होल्ड है डोडा में, दोनों सीटों पर चुनाव हार गए। 2 सीटों डीडीसी की लड़ी और दोनों पे हार गए। तो ऐसे में शक्तिराज परिहार को क्या रिपीट किया जाता है, और अगर किया जाता है तो वो डोडा की किस सीट पर चुनाव लड़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो किसी एक भी सीट पर लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुनील शर्मा की बात करें तो हाँ, सुनील शर्मा बीजेपी का एक बड़ा चेहरा चुनाव रैली में है, और उसके 2 कारण भी हैं। एक तो संघ के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2 ही जगह रैलियां की थी 2014 में चुनाव रैली में, और वो सबसे पहली रैली किश्तवाड़ की थी सुनील शर्मा जी के लिए। और आज भी सुनील शर्मा को एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है, चाहे युवा है। लेकिन अगर मैं डोडा की बात करूं या किश्तवाड़ की बात करूं तो सुनील शर्मा का जहां पर होल्ड था उस इलाके में पीडीपी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने आप को ऊपर लाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर जो किचलू खानदान है उनका दबदबा रहा है, और साथ में पीडीपी के फिरदौस ताक जो एमएलसी रहे पीडीपी के, और अब वो पिछले काफ़ी समय से इसी विधानसभा में डेरा लगाए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कांग्रेस भी इसमें शामिल होगी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि लाल सिंह ने जब अभी लोकसभा चुनाव लड़ा तो किश्तवाड़ से कुछ वोट लिया उन्होंने। अगर कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट किश्तवाड़ से देती है, हालांकि मुझे जो लग रहा है अभी तक किश्तवाड़ की सीट पे सीधा मुकाबला बीजेपी और एनसी का होगा। किचलू वर्सेस सुनील शर्मा होगा वहाँ पर, और दोनों पूर्व मंत्री हैं, दोनों का अपना होल्ड है। अब बड़ी बात ये आती है कि उसमें पीडीपी कितना वोट तोड़ती है। अगर पीडीपी वोट तोड़ती है तो वो एनसी का वोट तोड़ेगी, और अगर कांग्रेस वोट तोड़ती है, और खास तौर पे अगर कांग्रेस हिंदू बेल्ट में वोट तोड़ती है तो वो बीजेपी का वोट तोड़ेगी। ये 2 अगर वोट। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि कल जो राहुल गांधी का दौरा है उसमें ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस करेगी, प्री पोल अलायंस। तो अगर किश्तवाड़ में अलायंस होता है तो फिर पलड़ा जो है वो बारी दिखेगा नेशनल। अगर होता है तो उसका कहीं ना कहीं फिर फायदा हो सकता है उनको, क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट बैंक एनसी की तरफ जाता है तो मैं आपको एक बात कहूं, चाहे जम्मू के मैदानी इलाकों में फ़ायदा ना हो, मगर ख़ास तौर पे राजौरी पुंछ और आप देखेंगे कि अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कांग्रेस का फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा, और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और स्ट्रांग हो सकती है। तो कल का राहुल गांधी का और खड़गे का जो श्रीनगर का दौरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं कि शायद राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचकर पहले उमर अब्दुल्ला से ही मुलाकात करें, और शायद उनकी कोई एक अंदर खाते मीटिंग हो जिस पे ये चीज़ें फाइनल हो जाए। इस बार किश्तवाड़ के साथ है ना पाडर विधानसभा। पाडर में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना ज़्यादा नहीं है बोलबाला, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का रहा है। इस बार पाडर को लेकर क्या संभावनाएं होंगी? पाडर का पवन जी मुझे लगता है कि शायद, पक्का नहीं है, शायद सुनील शर्मा पाडर शिफ्ट ना कर लें, क्योंकि पाडर में मैक्सिमम हिंदू वोट है और ठाकुर वोट है। अगर कोई राजपूत कैंडिडेट बीजेपी वहां से देती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को लाभ होगा। और उसका एक और कारण ये है, सुनील शर्मा जब मंत्री थे पाडर में बहुत काम किए हैं, पाडर का उनका लगातार दौरे भी रहते हैं, और ख़ास तौर पे ये जब चुनाव चल रहे हैं तो इन्हीं दिनों माता मचेल की यात्रा चलती है। इस दौरान और एक्टिवेट हो जाता है, जो एक आप ये कह सकते हैं एक धार्मिक माहौल होता है। तो इन चुनावों में पाडर की सीट पर बीजेपी जो है जीत सकती है, मगर बशर्ते कैंडिडेट कौन देते हैं। बाहरी कैंडिडेट होगा तो मुश्किल है, अगर किश्तवाड़ का स्थानीय कैंडिडेट देते हैं तो उनको लाभ हो सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सीट पे आते हैं बदरवा जो गढ़ रहा है कांग्रेस के स्टालवर्ट माने जाने वाले अब आज़ाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आज़ाद का। जब तक गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे बदरवा की सीट कांग्रेस के पास ही आती रही है, इवन उनके परिवार में ही जाती रही है, चाहे वो न्याज जीते हों या वो खुद जीते हों। मगर इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी को वहाँ पर फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पीडीपी का वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग होल्ड हुआ है, एनसी का नहीं है, पीडीपी का है। तो अगर कांग्रेस बड़ा अच्छा कैंडिडेट देती है और जैसी अटकलें हैं आज़ाद कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो वो सीट कांग्रेस निकाल सकती है। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, गुलाम नबी आज़ाद ने तो मना कर दिया कांग्रेस में नहीं जाएंगे, तो गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है उसका भी जनाधार अगर बात करें तो किश्तवाड़ और डोडा के भीतर ही ज़्यादा है, बाहर इतना उसका प्रभाव नहीं है। तो अगर भद्रवाह में गुलाम नबी आज़ाद खुद कैंडिडेट
कैंडिडेट आ जाते हैं तो स्थिति क्या रहेगी? देखिए, अगर गुलाम नबी आज़ाद भद्रवाह से लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज़ाद जीत सकते हैं मगर बशर्ते कि क्या बीजेपी कौन सा कैंडिडेट देती है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बीजेपी के पास आज भी कोई बड़ा चेहरा भद्रवाह से नहीं हुआ कभी भी। दिलीप परिहार की भी अगर आप बात करें तो वो बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। दिलीप परिहार एक उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से ठीक है, मगर कोई एक बड़ा नेता, जैसे हम कहते हैं सुनील शर्मा बड़ा नेता है या शक्ति परिहार, तो दिलीप परिहार वैसा नेता नहीं है। इसलिए बीजेपी को बहुत बड़ा चयन करना पड़ेगा भद्रवाह के लिए, क्योंकि भद्रवाह में वोट बैंक बीजेपी का है मगर चेहरा नहीं है उनके पास। तो अगर अच्छा चेहरा देते हैं और कांग्रेस का चेहरा वीक आता है तो बीजेपी जीत सकती है। मगर अगर गुलाम नबी आज़ाद आते हो तो मुझे लगता है कि शायद बाकी पार्टियों को दिक्कत हो सकती है। मगर दूसरी ओर मुझे अभी भी लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद शायद ये चुनावों में खुद चुनाव ना लड़े। बिल्कुल हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद चुनाव ना लड़ें, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। 24 विधानसभाओं के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। इंतजार करना पड़ेगा कौन कौन सी पार्टी किस किस उम्मीदवार को वहां पर उतारती है। फिर उसके बाद चुनावी समीकरण उन इलाकों में क्या होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि उम्मीदवार कौन होगा। अगर पीठ होते हैं तो कौन कौन से चेहरे होते हैं, अगर नए चेहरे आते हैं तो कौन कौन से नए चेहरे आते हैं, वो सारा आंकलन उसके बाद होगा। लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की आज अगर कहा जाए तो अधिसूचना को लेकर जारी हो चुकी है। मैं पवन शर्मा, मेरे साथ दीपक खजूरिया और कैमरामैन अमित वासन के साथ आप देख रहे थे द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आगे भी देखते रहिए, इसी तरह के कार्यक्रम आपको लाते रहेंगे। प्लीज़ हमें फॉलो करिए, शेयर करिए और जितना हो सके हमें कमेंट करिए, राय दीजिए अपनी कि हम और क्या ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं।